जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद हिस्ट्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आज हम पढ़ते हैं 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के करंट अफेयर को। और ये करंट अफेयर आपके सारे एग्ज़ाम में अत्यंत महत्वपूर्ण पूछे ही जाते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो भैया ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। तो भैया ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक पैनल ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो खतरे के निशान पे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन व महासागर के गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रिफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में 1.2 बिलियन यानी 800 मिलियन खर्च करने का संकल्प लिया है। यानी भैया इसके वर्ष में आने वाले वर्षों में इसके लिए भैया 800 बिलियन यानी 800 बिलियन खर्च करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए रक्षा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो भैया लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भैया लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय, भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी से 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को भैया हुआ था, गोवा में हुआ था। और ये किसने किया था? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लूसोफोन दुनिया का वह देश है जो पुर्तगाली और अपनी आधिकारिक भाषा के लिए बोलते हैं और पुर्तगाली द्वारा उपनिवेश बनाए गए हैं। गोवा को पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जिसे भारत सरकार ने 1961 में सशस्त्र बलों के ऑपरेशन विजय के माध्यम से मुक्त कराया था। यूनिटी ऑफ पुर्तगेज लैंग्वेज कंट्रीज, पुर्तगाली बोलने वाले देशों ने 1996 में पुर्तगाली भाषा को देशों को समुदाय स्थापित किया गया। भारत जुलाई 2021 में एक सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में पुर्तगाली भाषा देशों के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारत जुलाई 2021 में भैया शामिल हुआ था। पुर्तगाली विश्व की 6ठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये भैया ज़रूर याद कीजिए, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली विश्व की में 6वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $100 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? किस देश को वित्तीय सहायता भैया प्रदान की? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भैया किस देश को भारत ने $100 बिलियन वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भैया मालदीव को भारत ने $100 बिलियन वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर आयोजित एक समारोह में मालदीव को $100 बिलियन की सहायता राशि सौंपी है। मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद के लिए भारत सरकार ने सहायता बजटीय सहायता के रूप में दी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर आधारित निर्भर थी, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है, क्योंकि कोविड संबंधी प्रतिबंध से इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। कोविड-19 की वजह से भैया मालदीव में सबसे अधिक संख्या पर्यटन की होती थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी प्रभावित हो गई है, जिससे भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा $100 बिलियन सहायता राशि दी गई। अगस्त में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मालदीव को 2000 नई सामाजिक आवास इकाइयों निर्माण के लिए अतिरिक्त 100 बिलियन ऋण
की घोषणा की थी? मालदीव एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 1200 प्रबल द्वीप हैं। यह दक्षिण एशिया का हिस्सा है और हिंद महासागर में स्थित है। 18 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है। राजधानी क्या है? माले। और मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भैया रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 28 नवंबर और ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो भैया 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध स्मरण दिवस यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु व कई लाख लोग हताहत हुए थे। नवंबर माह के भैया कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो भैया फर्स्ट नवंबर को 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है और 30 नवंबर को भैया झंडा दिवस मनाया जाता है। इस तरह भैया हमारे नवंबर माह के सारे दिवस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? जो मंकी पॉक्स है उसका नाम कर दिया गया है एमपॉक्स कर दिया गया है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि अब मंकी पॉक्स के स्थान पर एमपॉक्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दुनिया के कुछ देशों और लोगों के द्वारा इसे नक्सलवादी और कलंकित करने वाला माना जा रहा है, इसीलिए WHO ने यह निर्णय लिया है। 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी रोग को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स के बारे में भैया जान लेते हैं। पहला केस भारत में 14 जुलाई को केरल में देखा गया था। दूसरा केस 18 जुलाई को केरल में और तीसरा केस 22 जुलाई को भी केरल में देखा गया और चौथा केस 24 जुलाई को दिल्ली में देखा गया। अब मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है, मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। यह पहली बार 1970 में मनुष्य में पहचाना गया। भारत में पहला मामला 14 जुलाई 2022 को केरल में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कैप्चर का अध्ययन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, तो ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो भैया ऑप्शन बी नीति मंत्रालय ने कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट को भैया जारी किया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैग्नीशियम इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए
उत्सर्जन में कमी और रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर उपयोग व भंडारण के महत्वपूर्ण पर पड़ताल करती हैं। भारत सरकार द्वारा 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 2070 तक कार्बन को शून्य करने के लिए भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कार्बन कैप्चर को भैया कम करने के लिए भारत नीति आयोग 2070 तक नेट शून्य करना चाह रहा है। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। यह भारत सरकार का मुख्य नीतिगत थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन हैं? परमेश्वरण अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। विस्तारा एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? ऑप्शन ए 2024 तक, ऑप्शन बी 2025 तक, ऑप्शन सी 2027 तक, ऑप्शन डी 2026 तक। विस्तारा एयर इंडिया भैया 2024 तक एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। टाटा सन्स कंपनी ने घोषणा की है मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। टाटा सन्स एयर इंडिया के मालिक हैं। विस्तारा को टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी और 49% हिस्सेदारी सिंगा एयरलाइंस के पास है। दोनों एयरलाइंस का विलय के बाद एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी। टाटा समूह भी 2024 तक अपने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया के साथ विलय करने की योजना बना रहा है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में जे.आर.डी. टाटा द्वारा की गई, जिसे 1953 में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैपबेल विलियम्स हैं। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFFI के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो ऑप्शन है भैया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नरगेशी, यानी ईरान की। ईरानी फिल्म नरगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म्स के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति अहिंसा आदर्श को दर्शाती है। फिल्म के निर्देशक पायम अस्कंदरी ने किया है। फिल्म का निर्देशन भैया पायम अस्कंदरी ने किया है। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याओं और परिणामों के बारे में है। इस पुरस्कार के विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता दोनों गुण दर्शाए गए हैं। इसके लिए भैया ये पुरस्कार मिला है। इसमें गांधी जी के शांति और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है, इसलिए भैया इसे यूनेस्को गांधी पदक जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो भैया श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर में के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप निर्कुल कॉस्मस द्वारा डिजाइन किया गया है, संचालित किया गया है। उद्घाटन भैया इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथन द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बिल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो हर्बिल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हर्बिल महोत्सव नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है।
अब इसके बारे में देख लेते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव को 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किस्मा से शुरू हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। यानी मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी उत्सव के मुख्य मेज़बान थे, जबकि मुख्यमंत्री नेपियो रियो इसके मेज़बान थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह महोत्सव 10 दिसंबर तक भैया चलता है। नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। उसी समय यह हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में भैया जान लेते हैं। हॉर्नबिल उत्सव हर साल में पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा स्वदेशी महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय है। यह महोत्सव इस पक्षी को एक श्रद्धांजलि और अपनी भव्यता व सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण महोत्सव भैया देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में एक न एक नंबर का पूछा ही जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है। संगाई उत्सव मणिपुर। वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल श्रीनगर में भैया आयोजित हुआ। कंडले काई परिसे कर्नाटक में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? हरियाणा में आयोजित हुआ। वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वांगला महोत्सव मेघालय में भैया। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल इसका आयोजन मणिपुर में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मृत्यु दर 2018-20 में कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 102। तो अब यह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 97 हो गई है 2018 और 20 में। भारत के रजिस्ट्रार जनरल विवेक जोशी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित जनों में मेंटल मॉर्टेलिटी रेट 2014-16 में 130 था। वह घटकर 2018 में भैया 197 हो गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों में 100 से कम मात्र मृत्यु दर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य को पूरा कर लिया और 2030 तक प्रति लाख जीवित जनों पर 70 से कम मात्र मृत्यु दर के सतत विकास लक्षण को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। असम में उच्चतम मात्र मृत्यु दर 195, इसके बाद मध्य प्रदेश में 173 है और उत्तर प्रदेश में 167 प्रति लाख जीवित जन्मों पर हैं। प्रति लाख जीवित जन्मों में पर केरल ने सबसे कम मात्र मृत्यु दर 19 है और महाराष्ट्र में 33 है और तेलंगाना में 43 है। किन राज्यों में सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लिया है? केरल में मात्र मृत्यु दर 19 है और इसके बाद महाराष्ट्र में 33 है, तेलंगाना में 43 है भैया, आंध्र प्रदेश में 45 है, तमिलनाडु में 54 है, झारखंड में 56 है और गुजरात में 57 है। कर्नाटक में 69 का स्थान है। माँ को बचा लो। भारत में मात्र मृत्यु दर 2016 और 18 में भैया 113 था। यूएनए के मुताबिक यह दर 70 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेबी ने किसे बीएसई का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन बी है प्रीति सुदान, ऑप्शन सी है दीपा मलिक, ऑप्शन डी है अरुण गोयल। तो भैया सुंदर रमन राममूर्ति को सीबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सुंदर रमन राममूर्ति वर्तमान समय बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंडिया हैं।
आशीष कुमार चौहान के बाद सुंदर रमन राममूर्ति SBSE के MD और CEO बने हैं। इसे 1875 में बॉम्बे में द नेटिव शेयर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BSF का 58वां यानी 58 स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। तो भैया BSF का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी। BSF जम्मू पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीब 192 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। BSF भारतीय सेना के साथ नियंत्रण रेखा पर भी तैनात है। BSF विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। BSF को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ तैनात किया जाता है। BSF महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह हैं। जियांग जेमिन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो भैया ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये चीन के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब इनके बारे में देख लेते हैं। पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया के कारण शंघाई में निधन हो गया है। जियांग 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति थे। तुरंत में 1997 में हांगकांग को चीन को शांतिपूर्ण सौंप दिया गया। चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ जिससे चीन को उच्च गति विकास और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आधार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर को लागू होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो भैया भारत किस देश के साथ में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के साथ में लागू होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से लागू होगा। दोनों देशों के बीच 2 अप्रैल 2022 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापार समझौते के तहत दोनों देश सहमत वस्तुओं व सेवाओं पर शुल्क कम करेंगे। लगभग 12,000 भारतीय उत्पादों में से 95% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी हुई हैं? तो स्टेफनी फॉरपार्ट बनी हैं। भैया ये कहाँ की हैं? ये हैं फ्रांस की हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की स्टेफनी फॉरपार्ट पुरुषों के विश्व कप मैच की रेफरी करने वाली पहली महिला होंगी। स्टेफनी फॉरपार्ट 1 दिसंबर 2022 को कतर के अल बयात स्टेडियम में कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच की रेफरी होंगी। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 के बारे में भी हम जान लेते हैं। आयोजित कहाँ हो रहा है? कतर में आयोजन हो रहा है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन कतर में ही किया जा रहा है। यह 2002 के बाद विश्व कप के बाद एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप है। 2002 के बाद में भैया 2022 में इसका आयोजन भैया कतर में हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें हैं। शुभांकर लाइव है। फुटबॉल का नाम अल रियाला है। 21वां विश्व कप 2018 रूस में आयोजित किया गया था। 22वां भैया कतर में आयोजित किया जा रहा है। 2026 में इसका आयोजन कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन बी शक्ति सिंह,
ऑप्शन सी सोनाली गुप्ता, ऑप्शन डी श्रुति सिंह। तो भैया उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। वर्ष 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। लक्ष्मी सिंह को नोएडा के पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वह आलोक सिंह की जगह लेंगी। वह इससे पहले लखनऊ रेंज में पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी के पद पर कार्यरत थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी है भैया 2 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को भैया बीएसएफ अपना 58वां स्थापना दिवस मनाई थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1988 में WHO द्वारा मनाया गया। क्वेश्चन देखते हैं भैया, दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो यह भैया भारत ने दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत को 2 साल कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत 1 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया था। 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बन रहा है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। भारत इससे पहले 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991 और 2011 और 2021 में निर्वाचित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में भैया जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सदस्य के भैया देश कितने हैं? 193 इसके देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषा रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी व स्पेनिशी है। संयुक्त राष्ट्र का अर्थवाक्य क्या है? स्वास्थ्य, ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो भैया कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई के कोलंबो सिक्योरिटी में भारतीय तट रक्षा द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है तटीय सुरक्षा के लिए असहयोगात्मक प्रयास। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में भैया जान लेते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में शुरू हुआ था। मार्च 2022 में मॉरिशस इसमें शामिल हुआ था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है। उद्देश्य भैया इसका क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना,
आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करना, अवैध व्यापार व संगठित अपराधों का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन चक्र कौर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरला। तो भैया राजस्थान में इसका अभ्यास का आयोजन किया गया। सुदर्शन चक्र का प्रहार का आयोजन राजस्थान में किया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र कौर में राजस्थान के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह हैं। भारतीय सेना की कमान संरचना के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति थल सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमांडर और 1 ट्रेनिंग कमांडर हैं। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो भैया मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।